संधारित्र के चैप्टर में एक टॉपिक आपको बचा हुआ है और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र या वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, इसका सिद्धांत आपको जानना है और क्रियाविधि जाननी है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वान डे ग्राफ जनित्र किस काम में लाया जाता है, ठीक है ना, किस कार्य के लिए है ये, क्योंकि कोई भी आप उपकरण पढ़ते हैं तो पहला आपका प्रश्न बनता है कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस काम में उसका उपयोग होता है। तो पहले आपको बता दें कि यह किसी भी स्थान पर अति उच्च विभव उत्पन्न करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर अगर अति उच्च विभव उत्पन्न करना है, अति उच्च विभव उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी और उस वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण गति करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर है तो वह वैद्युत क्षेत्र में अपने ऊपर बल का अनुभव करता है और सीधे जो है वह गतिमान हो जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आवेशित कणों को गतिमान करने के काम में लाया जाता है। ये चाहे आप कह लीजिए कि अति उच्च विभव उत्पन्न करने के काम में लाया जाता है, लेकिन अति उच्च विभव उत्पन्न करने से क्या लाभ होगा, अति उच्च विभव उत्पन्न जहां पर होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र, प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण है वह तेज गति में गतिमान हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आवेशित कणों को ज्यादा ऊर्जा देने के लिए, उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है, जिससे वो तेज गति में गतिमान हो सके, इसके लिए, ठीक है, ये उपयोग में लाया जाता है। इसका नाम क्या है, वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, इसका फिगर आप देख रहे हैं, फिगर बहुत सिंपल सा है, बता दूंगा, लेकिन इसके सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिन दो सिद्धांतों पर कार्य करता है बिना वह सिद्धांत जाने, ठीक है, इसकी क्रियाविधि को जानने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको हम बताएंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र किन दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए पहला आपको बता दें कि वान डे ग्राफ जनित्र का जो पहला सिद्धांत है, नंबर 1, पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी पृष्ठ से, ठीक है, आवेशों का उत्सर्जन अन्य सतहों की अपेक्षा, अन्य सरफेस की अपेक्षा नुकीली सतह से शीघ्रता के साथ होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई सतह अगर प्लेन है तो उस प्लेन सतह पर आवेशों का संग्रहण भी धीमी गति में होगा और आवेशों का उत्सर्जन भी वहां से धीमी गति में होगा। लेकिन अगर उसी प्लेन सतह पर कोई नुकीला भाग है, मतलब कहीं उसकी सतह थोड़ी सी उठ गई है, उभर गई है ना, उभरा हुआ भाग कहीं पर है, तो जहां पर उभरा हुआ भाग होगा या नुकीला भाग होगा, ठीक है, उस भाग पर आवेश जल्दी संग्रहित होंगे, ज्यादा संग्रहित होंगे और जब विसर्जन करना होगा मतलब आवेशों का, तो नुकीले भागों से विसर्जन भी पहले हो जाएगा। मतलब आवेशों का संग्रहण भी तीव्र गति में होगा और विसर्जन भी तीव्र गति में होगा। ठीक है ना, उसका उपयोग यहां पे है, अभी समझाऊंगा। उसका उपयोग यहां पे है कि नुकीला भाग अगर है तो नुकीले भागों से आवेशों को संग्रहित करने में भी आसानी होती है और आवेशों को उत्सर्जित करने में भी आसानी होती है। अब अगर आपको सिद्ध करना है ये सिद्धांत जिस पर कार्य करता है, इसको सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कैसे करेंगे इसको। अगर कोई गोला है आपका स्फीयर है, उस स्फीयर को आप Q आवेश देते हैं। अगर Q आवेश किसी गोले को देंगे आप और इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल r, क्या त्रिज्या है इसकी, स्मॉल r। स्मॉल r त्रिज्या का गोला है और आपने Q आवेश दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आवेश गोले की सतह पर फैल जाएगा। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाए कि गोले की सतह का विभव कितना होगा, विभव, तो गोले की सतह पर आवेशों का वितरण एक समान रूप से हो गया है, तो गोले की सतह पर अगर आपसे विभव पूछा जाए तो सूत्र आपको पढ़ाया गया है ये, ठीक है, विद्युत विभव के चैप्टर में। एक समान रूप से आवेशित गोले की सतह पर, ठीक है, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब विभव, ठीक है, तीव्रता भी पढ़ी आपने और विभव भी आपने पढ़ा हुआ है। तो विभव आपसे पूछा जाए तो V का सूत्र हो जाएगा सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, तो तब रहेगा जब माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कोई और रहेगा, इंटू Q/R। R क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, R क्या है, त्रिज्या है, R त्रिज्या का ये गोला आपका है, इस गोले की सतह पर Q आवेश फैला हुआ है, इस Q आवेश के कारण विभव, विभव कहां पर, विभव इस गोले की सतह पर, गोले की सतह पर जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, इतना होगा। देखिए विभव के बारे में बता दूं कि विभव गोले की सतह पर जितना होगा उतना ही गोले की सतह के भीतर भी रहेगा, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोले की सतह के भीतर जो है विभव वही रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि विभव एक समान रूप से विभव आपका वही इतना रहेगा, जितना सतह पर रहेगा उतना अंदर रहेगा। जब विभव एक समान रहेगा, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो उस अवस्था में जब विभव परिवर्तन नहीं होगा, हर जगह विभव एक समान होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो एक समान रूप से आवेशित गोले के भीतर पूछा जाए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होती है, और विभव एक समान होता है, और वो कितना होगा, जितना गोले की सतह पर होगा, सतह पे कितना होगा, इतना होगा, अगर R गोले की त्रिज्या है तो, ठीक है। चलिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए तिरछा उड़ा कर दीजिए, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V इंटू R, ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V इंटू R, ठीक है। इतना तिरछा उड़ा कर दिया हमने। अब अगर पृष्ठ आवेश घनत्व, तो आप जानते हैं क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसी से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आवेशों का संग्रहण ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। भाई पूरे पृष्ठ पर जो है आवेश फैले हैं, ठीक है, तो वह जो है पृष्ठ आवेश घनत्व कम उसका होगा, और थोड़ी ही जगह पे आवेश फैल गए हैं ज्यादा मात्रा में, तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा आपका। समझ गए बात को। चलिए, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V इंटू R, ठीक है। अगर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है तो दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो Q/A इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V इंटू R। ये क्या, अच्छा ये है क्या, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां पर अगर ए की जगह पर ध्यान दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू V इंटू R अपान ए जो है क्या है, ये क्षेत्रफल है किसका, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यह जो है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइड कर दीजिए यहां से, 4 पाई से कट गया, एक R से कट गया, क्या मिल गया आपको, एप्सिलॉन 0 V अपान R। यहां पे आपको मिल गया सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 V अपान R। यहां से आप सीधे ये तर्क निकाल सकते हैं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व और त्रिज्या यह एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
कहने का मतलब अगर ज्यादा त्रिज्या है किसी गोले की तो पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा, और कम त्रिज्या है तो ज्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसे है आपका, या यही पृष्ठ है, इसमें थोड़ा सा भाग उभरा हुआ है, ठीक है। जब थोड़ा सा भाग उभरा हुआ है तो उस उभरे हुए भाग की त्रिज्या कम होगी ज्यादा होगी? थोड़ा सा भाग उभरा हुआ है हल्का सा, भाई ज्यादा भाग उभरा हुआ है अगर, तब तो बड़े आकार का गोला बनेगा, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। और थोड़ा सा भाग उभरा हुआ है उसकी त्रिज्या कम होगी, ठीक है। उसकी त्रिज्या कम होगी तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। तो अगर त्रिज्या कम हुई, उस नुकीले भाग की बात हो रही है, नुकीले भाग की त्रिज्या कम हुई तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा। अर्थात वह जो उभार है या नुकीला भाग है किसी सतह पे, अगर वह नुकीला भाग बहुत शार्प है, शार्प का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसे ढाल नहीं है, बिल्कुल शार्प है, मतलब ढाल बहुत तीव्र है। जब ढाल उसका तीव्र होगा नुकीले भाग का, मतलब ज्यादा नुकीला है, सिंपल सी बात में ज्यादा नुकीला है। जब ज्यादा नुकीला होगा वो, तो उसकी त्रिज्या कम होगी क्योंकि बहुत छोटा सा गोला बनेगा, और उस अवस्था में पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो ज्यादा त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कम, और कम त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होता है। ये बात क्लियर हो गई यहां से? यहां तक कि अगर r टेंड्स टू 0 हो जाए, टेंड्स समझ रहे हैं ना, r टेंड्स टू 0 हो जाए, अर्थात r 0 की तरफ अग्रसर हो जाए, मतलब जो नुकीला भाग है उसकी त्रिज्या 0 के समकक्ष हो जाए, तो उस अवस्था में सिग्मा टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा ना। ये कहने का मतलब नुकीला भाग जितना ही ज्यादा नुकीला रहेगा उतना ही ज्यादा आवेशों का वो संग्रहण भी करेगा, आवेशों का विसर्जन भी करेगा। दोनों चीजें सत्य हैं। विसर्जन भी आवेशों का उतनी ही ज्यादा मात्रा में तेज गति में करेगा वो, और आवेशों का संग्रहण भी उतनी ही ज्यादा गति में करेगा, ठीक है। तो ये इसका पहला सिद्धांत है। इस सिद्धांत का यहां पर क्या उपयोग है अभी बता देंगे आपको, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा आ जाइए जरा। ये तो एक सिद्धांत हो गया जिस पर ये वांडे द्राव जनित्र काम करता है। वांडे द्राव जनित्र जिस पर काम करता है, ये एक सिद्धांत हो गया। दूसरे पर आ जाइए। इसका दूसरा सिद्धांत है, इसका दूसरा सिद्धांत यह है कि किसी खोखले चालक, खोखला चालक मतलब एक सतह बाहर से है और एक सतह उसके अंदर है, एक सतह बाहर से है एक सतह अंदर से है। तो किसी खोखले चालक को दिया जाने वाला आवेश, ठीक है, किसी खोखले चालक को दिया जाने वाला आवेश बाहरी गोले की सतह पर, मतलब गोले की बाहरी सतह पर एकत्र हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अंदर के गोले की सतह को आप आवेश देंगे तो वह भी बाहर आ जाएगा, बाहर को देंगे तो बाहर आएगा ही। यहां तक कि नीचे वाले गोले का, अंदर वाला जो गोला है उसका विभव ऊंचा है ना, और बाहर वाले का कम है। बाहर वाले पृष्ठ का विभव, जैसे एक ये गोला है आपका, संकेंद्रीय है, मतलब खोखला गोला है, संकेंद्रीय है, ये दोनों का केंद्र एक ही है। समझ गए बात को? दोनों का केंद्र एक ही है। इसमें बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या है ये स्मॉल आर मान लीजिए, छोटे वाले गोले की कैपिटल आर, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे यहां पर नोट कर लीजिएगा, आर इज ग्रेटर देन आर। ऐसे स्मॉल आर बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, कैपिटल आर छोटे वाले गोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। यहां पर हम नाम रख देते हैं इसका ए और बी, इसका नाम रख देते हैं। अंदर वाले गोले का नाम रख देते हैं ए, बाहर वाले गोले का नाम रख देते हैं बी। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब अगर हम आवेश अंदर वाले गोले को दें तो भी बाहर चला जाएगा। ये कनेक्ट है ही है, ये कनेक्टेड रहेंगे भाई, ये दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि खोखला गोला है तो कहां टिकेगा ये अंदर, अंदर कहीं तो टिकेगा, इसको स्पर्श तो करेगा ही, स्पर्श करना चाहिए इसको, ठीक है। संकेंद्री का मतलब हुआ कि बीच का भाग खोखला है और ये जो है ठोस है पूरा मिला करके।
तो अंदर गोले की सतह को आवेश देंगे तो भी बाहर आ जाएगा, बाहर देंगे तो बाहर रहेगा ही। कहने का मतलब अंदर वाले गोले का विभव नीचा है। आप जानते हैं कि धन आवेश जो होता है हमेशा ऊंचे विभव से नीचे की तरफ चलता है, इस चीज को जानते ही होंगे। धन आवेश जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न की तरफ चलता है। लेकिन अगर इस गोले का विभव निम्न है और बाहर वाले का उच्च है तो भी आवेश अगर दिया जाएगा तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। मतलब आवेश निश्चित रूप से गोले की बाहरी सतह पर ही जमा होगा। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनित्र का दूसरा सिद्धांत है कि किसी भी गोले को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। सिद्ध कैसे करेंगे इसको? चलिए, इसका पहला भाग देखिए। अंदर का जो गोला है उसको हमने ए नाम दिया है, बाहर वाले गोले को बी नाम दिया है। ठीक है, ए वाले गोले का विभव निकाल लेते हैं और बी वाले गोले का विभव निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ध्यान दीजिए जरा, ये जो हमारा बाहर वाला गोला है, बाहर वाले गोले पर अगर हम विभव की बात करें, बाहर वाले गोले पर अगर हम विभव की बात करें तो आप बात कर सकते हैं। इसको आवेश हमने क्या क्या दिया है ये भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसको हमने आवेश दिया अंदर वाले को कैपिटल क्यू, सपोज कीजिए कैपिटल क्यू आवेश दिया हमने अंदर वाले को, स्मॉल क्यू आवेश दिया बाहर वाले को। अब किताब में कहीं उल्टा ले लेता है, ये त्रिज्या यहां लेगा, छोटी वाली त्रिज्या को स्मॉल आर लेगा और छोटे वाले को आवेश को अंदर कर देगा या बड़े वाले को अंदर करेगा। मैं सिद्धांत बता रहा हूं आपको, आवेश की मात्रक आप कुछ भी, आवेश का संकेत कुछ भी ले सकते हैं, अंदर छोटे वाले को अंदर कर सकते हैं, बड़े वाले को बाहर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए, स्मॉल क्यू आवेश बाहरी सतह को दिया गया है, स्मॉल आर त्रिज्या बाहरी सतह की है, कैपिटल आर त्रिज्या अंदर की सतह की है, कैपिटल क्यू आवेश अंदर की सतह का है। ठीक है ना? अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बाहर वाले गोले की सतह पर कितना विभव होगा, बाहर वाले गोले की सतह का विभव आपसे पूछा जाए अगर, अर्थात VB, बाहर वाले गोले की सतह का विभव पूछा जाए, इसको हम VB कहते हैं, VB। ठीक है, क्या होगा? ये देखिए, जो आवेश स्मॉल क्यू इस गोले की, बाहर वाले गोले की सतह पर फैला है, उसके कारण तो आवेश रहेगा ही, उस पर विभव रहेगा ही, विभव रहेगा ही। बाहर वाले गोले की सतह पर क्यू आवेश फैला हुआ है, ये चीज आप जानते हैं। अगर किसी गोले की सतह पर आवेश फैला हुआ है, ठीक है, तो उस वितरित आवेश के कारण गोले की सतह पर विभव और गोले की सतह के बाहर किसी बिंदु पर विभव अगर निकालना है, ठीक है, तो वह गोला इस प्रकार से व्यवहार करता है मानो आवेश उसकी सतह पर स्थित ना होकर के, ठीक है, उस गोले के केंद्र पर स्थित हो। कहने का मतलब वही आवेश जो गोले की सतह पर फैला हुआ है, अगर वही आवेश हम गोले के केंद्र पर रख दें तो उस केंद्र से सतह पर जो विभव होगा या सतह के बाहर जो विभव होगा वो किसी स्थिर एकल आवेश के कारण किसी बाहरी बिंदु पर विभव का जो फार्मूला आप पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में 1/4πε0 Q/r, वो फार्मूला आप लगा सकते हैं। सतह पे आवेश है, इसका मतलब सतह वाला आवेश केंद्र पर माना जाता है। ठीक है, इसलिए Q आवेश है, फैला हुआ है। अब आपसे पूछा जाए बताइए इस गोले के ऊपर जो आवेश फैला है इसके कारण विभव कितना होगा, तो इस आवेश को आप इस गोले के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। इसके कारण विभव यहां पर कितना होगा, V = होगा 1/4πε0, ये नहीं लगा रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए माना जा रहा है, इंटू Q/r। Q यहां पर मान लेंगे आप, वो सतह पे आवेश फैला हुआ है मतलब गोले के केंद्र माना जाएगा। केंद्र से सतह की दूरी कितनी है, त्रिज्या r माना आपने, ये विभव हो गया। लेकिन यही इतना विभव नहीं हुआ, विभव केवल यही इतना नहीं हुआ, बल्कि जो अंदर वाला ये गोला आपका है, इस सतह पर जो आवेश फैला है इसके कारण भी तो यहां पर विभव होगा कुछ।
ठीक है ना, क्योंकि इस आवेश Q को आप यहाँ गोले की सतह पर स्थित मान सकते हैं, तो इसके कारण भी तो यहाँ विभव होगा, बिंदु B पर विभव होगा गोले B की सतह पर। तो अंदर वाले गोले के कारण बाहर वाले गोले की सतह पर क्या विभव होगा, और बाहर वाले गोले के पर स्थित जो आवेश है उसके कारण स्वयं उस गोले की सतह पर क्या विभव होगा, दो विभव होंगे, ठीक है ना, दो विभव होंगे। एक तो बिंदु B पर फैले आवेश के कारण स्वयं, और दूसरा अंदर जो गोला आपका है A वाला, उस पर फैले आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, मतलब गोले की सतह पर क्या विभव होगा वो। तो एक तो आपने निकाल लिया है, इस गोले पर फैले आवेश के नाते जो विभव होगा स्वयं निकाल लिया है, प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस अंदर वाले गोले के नाते जो विभव यहां पर होगा वो आप जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q। यही पूरा आवेश कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, बटे दूरी कितनी होगी, दूरी देखो यहां से आपको विभव तो यही निकालना है, दूरी तो वही स्मॉल r रहेगी, तो यहां पर स्मॉल r देख लीजिए ध्यान से, यहां पर स्मॉल r, कैपिटल मत कर दीजिएगा आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैपिटल Q आवेश को आप यहां पर स्थिर मानेंगे, तो यहां से इस सतह की दूरी तो स्मॉल r ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q/स्मॉल r। ठीक है, चलिए अब VA पर आ जाइए। VA क्या है, गोले A का विभव। ऐसे ही गोले A का विभव जो है स्वयं के नाते कितना होगा वो देखना है, और बाहर वाला जो गोला हमारा है इस पर फैले आवेश के कारण जो विभव होगा वो भी देखना है। तो पहले स्वयं का देख लेते हैं। कैपिटल Q आवेश इस गोले की सतह पर फैला हुआ है, तो कैपिटल Q आवेश के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q अपान कैपिटल R। देख लीजिएगा, कैपिटल Q अपान कैपिटल R। कोई समस्या, ठीक है, यहां तक कैपिटल Q अपान कैपिटल R, ये अंदर वाले गोले की सतह का विभव हो गया, ठीक है ना। माइनस हटा दीजिए यहां से, अच्छा माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है, प्लस। अब बाहर वाला जो गोला है इस पर फैले आवेश के कारण जो विभव यहां पर होगा वो देखना है। आपको हमने बताया कि किसी गोले की सतह पर अगर आवेश फैला है, ठीक है, तो गोले की सतह का विभव और गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो इस गोले की सतह का जो विभव था पहले हमने जो निकाल रखा था शुरुआत में, वही विभव सतह का भी होगा, और वही सतह के अंदर स्थित हर बिंदु का होगा। और इस गोले की सतह के भीतर ही तो ये छोटा वाला गोला है, तो इस छोटे वाले गोले की सतह पर विभव जो है वो कितना होगा, इतने के बराबर होगा, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। समझ गए होंगे हमको लगता है आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, विभव आपने निकाल लिया। देखिए दो तरीके से विभव आपने निकाला हुआ है, ए गोले का विभव आप निकाल चुके हैं, बी गोले का विभव भी निकाल चुके हैं। अब आपको देखना है दोनों में से कौन सा विभव ज्यादा है और कौन सा विभव कम है। तो हम क्या करेंगे, ए गोले का जो विभव है उसमें से बी गोले के विभव को घटा देंगे। ए गोले के विभव में से बी गोले के विभव को घटाएंगे आप, तो देखेंगे कि राशि धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर VA माइनस VB करने से राशि धनात्मक आती है यहाँ पे, इसका मतलब कि VA की वैल्यू ज्यादा है, VB की वैल्यू कम है। और अगर VA माइनस VB का मान निगेटिव आएगा तो इसका आशय हुआ कि VB ज्यादा है और VA कम है। तो हमने जो निकाला है VA और VB, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देख लीजिए ध्यान से, इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। जब आप लिखेंगे इसको पहले तो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, लेकिन जब घटाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों टर्म आपके निगेटिव हो जाएंगे। जब निगेटिव होंगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कट गया। अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल, माफ कीजिएगा, कैपिटल Q/स्मॉल r, देख रहे हैं ना, या यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q कॉमन ले लीजिए,
क्या बचेगा अंदर 1 अपान कैपिटल आर माइनस 1 अपान स्मॉल आर। इसको देख रहे हैं ध्यान से, ध्यान देखिए इसको जरा। यहां पर कैपिटल आर छोटा है कि बड़ा है, यहां पहले लिख दिया गया आपको, देखिए स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। स्मॉल आर बड़ा माना गया है और कैपिटल आर छोटा माना गया है। तो अगर कैपिटल आर छोटा है तो 1 अपान आर का मान जो है 1 अपान आर से बड़ा होगा या छोटा होगा? 1 अपान आर का मान बड़ा होगा और 1 अपान स्मॉल आर का मान छोटा होगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसको उल्टा करने पर वह मान उतना ही छोटा हो जाता है। अगर आर की वैल्यू छोटी है स्मॉल आर से तो 1 अपान आर की कैपिटल आर की वैल्यू 1 अपान स्मॉल आर से ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह राशि पॉजिटिव आएगी, ये राशि पॉजिटिव होगी। और धन आवेश हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, धन आवेशों के लिए ही ये नियम सत्य है, धन आवेशों के लिए ही उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है इसमें। तो ये कैपिटल क्यू धन आपका है ही है, तो ये पूरी राशि आपकी धनात्मक है। तो अगर VA माइनस VB का मान धनात्मक है अर्थात ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सी बात है VA इज ग्रेटर देन VB। कहने का मतलब A का विभव B से ज्यादा होगा, गोले A का विभव B से ज्यादा होगा। अगर A गोले का विभव B से ज्यादा हुआ तो निश्चित रूप से A B को आप कनेक्ट कर देंगे, तो A से आवेश निकल करके सब कहां चले जाएंगे? B पर चले जाएंगे। अर्थात अंदर वाले गोले की सतह को दिया जाने वाला संपूर्ण आवेश बाहर वाले गोले की सतह पर जमा हो जाता है। ठीक है, ये वान डे ग्राफ जनित्र का दूसरा सिद्धांत है कि यदि किसी खोखले गोले को है ना आवेश दिया जाए तो संपूर्ण आवेश अंदर बाहर का संपूर्ण आवेश बाहर की सतह पर ही जमा होता है, भले ही अंदर की सतह का विभव नीचा क्यों ना हो, है ना। इसका मतलब सभी कंडीशन में यह नियम फॉलो होता है कि जो भी आवेश आप देंगे वह गोले की बाहरी सतह पर ही जमा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दो सिद्धांत आप समझ गए होंगे। पहला सिद्धांत बताया हमने आपको कि नुकीले सिरों से विसर्जन तीव्र गति में होता है, संग्रहण भी तीव्र गति में होता है। और दूसरा पार्ट जो बताया हमने अभी सिद्ध करवाया, वो किसी खोखले चालक को दिया जाने वाला जो आवेश है वो बाहरी सतह पर ही विद्यमान रहता है, अंदर की सतह पर विद्यमान नहीं रह सकता। देखिए अब जरा फिगर पे आ जाइए। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग हमने बता दिया पहले ही आपको कि इसका उपयोग अति उच्च विभव उत्पन्न करने के काम में लाया जाता है। कितना उत्पन्न करते हैं? लगभग 10⁻6 वोल्ट, 10⁻6 वोल्ट या 10 लाख वोल्ट आप कह लीजिए। 10⁻6 वोल्ट या 10 लाख वोल्ट कोटि का वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इससे अति उच्च विभव उत्पन्न होगा तो उसी हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अति उच्च उत्पन्न होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा उत्पन्न होगी तो जो आवेशित कण आपके हैं वो तीव्र गति में वहां से मूव करेंगे, ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करेंगे। तो आवेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए आप कह लीजिए या किसी स्थान पर अति उच्च विभव उत्पन्न करना है अगर है तो यह एक जनरेटर है, वान डे ग्राफ जनरेटर। इससे वोल्टेज को जनरेट करते हैं, हम वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें है क्या, एक धातु का खोखला गोला एक है, ठीक है, धातु का एक खोखला गोला एक है ये, और यह दो अचालक स्टैंड पर, एक स्टैंड आपका ये है, दूसरा स्टैंड ये है, दो अचालक स्टैंडों पर ये ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। एक अचालक गोला है ये जो दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर, जो दो अचालक स्टैंड पर ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। इसके अंदर देखिए दो घिरनी होती है, दो पुल्लीज होती हैं, पुल्ली घिरनी, दो घिरनी होती है, ठीक है, जिस पर एक बेल्ट, सिरेहीन बेल्ट, मतलब कि कोई सिरा नहीं है, राउंड में एक सिरेहीन बेल्ट जो है एक मोटर के माध्यम से चलाई जाती है। एक मोटर के माध्यम से एक बेल्ट जो है आप दो घिरनियों के ऊपर तेज गति में, तीव्र गति में चलाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसमें दो मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए एक कंघा यहां लगा है, एक कंघा यहां लगा है। कंघा क्यों लगा है कि अगर ये सपाट ऐसे कर दें नहीं काम चलेगा, ऐसे सपाट कर दें
ऐसे कर दे सपाट यहां कर दें तो नहीं काम चलेगा, नहीं, है ना। पहला सिद्धांत बताया था हमने आपको। सिद्धांत नंबर 1 जो वन डे ग्राफ का है वो ये है कि कोई भी पृष्ठ अगर है तो वहां से नुकीले सिरों से विसर्जन तीव्र गति में होता है। नुकीले सिरों से विसर्जन जो है वो तीव्र गति में होता है, समझ रहे बात को। तो जब ये कंघा आपका है तो इसका जो नुकीला वाला भाग है जब ये बेल्ट के पास रहता है तो यहां से विसर्जन आवेशों का हो जाता है और बेल्ट पर आवेश चले जाते हैं। अगर इसको सपाट कर देंगे आप तो तीव्र गति में आवेशों का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। जो पहला वाला हमने बताया था आपको उसका उपयोग बता दे रहे हैं आपको। और वही देखिए दूसरा कंघा जो ये C1 का कॉम्ब है, ये C2 कॉम्ब है, दूसरा कंघा है। ये दूसरा कंघा क्या करता है, ये आवेशों का संग्रहण करता है। ये आवेशों को बेल्ट पर देता है और यह बेल्ट से आवेशों को लेता है ना। तो हमने बताया था आपको कि नुकीला सिरा जो होता है वो आवेशों का संग्रहण भी तेज करता है और आवेशों का विसर्जन भी तेज करता है। तो यहाँ पर आवेशों को विसर्जित करके पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, बेल्ट पर। और ये यहाँ पर क्या है, बेल्ट से आवेशों को लेना है, ठीक है। यहाँ आवेश कैसे आएंगे, यहाँ पर एक डीसी सोर्स है, कहने का मतलब चार्ज करने के लिए एक डीसी सोर्स है। इसी के माध्यम से आवेश यहाँ पर कहां पर जाते हैं, कंघे पर जाते हैं। और कंघे पर जब आवेश जाते हैं तो ये लगातार ये बेल्ट आपका चलता रहता है। तो यहाँ अंदर की जो वायु होती है वो चालकीय वायु हो जाती है। मान लीजिए किसी स्थान पे वायु है और वहां लगातार वायु मूव कर रही है तो ये जैसे कंघे के नुकीले सिरों के संपर्क में आएगा, जो आवेश रहेगा वो वायु में चला जाएगा और उसी वायु में तो पट्टा वो चल रहा है लगातार, तो उस पट्टे पर ये आवेश चले जाते हैं। जैसे ही आवेश यहाँ पहुंचेंगे वैसे तुरंत आवेश चले जाएंगे ऊपर की तरफ पट्टे के माध्यम से। और जब आवेश यहाँ पहुंच जाएंगे तो एक कंघा यहाँ बगल में देखिए लगा हुआ है और ये नुकीला सिरा होता है तो कंघा तुरंत आवेशों को ले लेता है, संग्रहण कर लेता है, क्योंकि नुकीले सिरों से आवेशों का कलेक्शन भी तेज होता है। तो यह कंघा आवेशों को छोड़ता है और ये कंघा आवेशों को ले लेता है। अब इस कंघे का जो संबंध होता है वो गोले की बाहरी सतह से होता है। देखिए गोले की अंदर सतह से होगा और अंदर सतह से हो जाएगा, बाहर चले जाएगा मान लीजिए, तो अंदर गोले सतह से होगा। तो जैसे ही कंघे पर आवेश आएगा तो गोले की भीतरी सतह पर वह आवेश ट्रांसफर हो जाता है और गोले की अंदर की सतह पर जाएगा। तो जैसे ही अंदर वाले पे जाएगा वैसे ही वह गोले की बाहरी सतह पर पहुंच जाएगा, है ना। दूसरा नियम बता दिया आपको, दूसरा नियम यहाँ भी समझाया था ना कि कोई खोखला गोला अगर है तो अंदर की सतह पर दिया जाने वाला जो आवेश है वो बाहर की सतह पर जमा हो जाता है। अंदर की सतह का संपूर्ण आवेश बाहर जाना है, अंदर कोई आवेश स्थिर नहीं रह सकता है। इसी दूसरे सिद्धांत पे काम करता है कि जैसे ही कंघा इन आवेशों को इकट्ठा करके अंदर वाली